अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा मेरी आवाज आ रही है? रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देन बेटा ये कल क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे यार, ट्रायंगल लिमिटेड। इसमें जरा रिक्वायरमेंट्स देखिएगा जरा, आप लोगों ने रिवाइज कर ली इसे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें जहां तक किया हमने? है? कोई सवाल तो नहीं आ रहा? देन बेटा बस इसमें बाकी तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। एक रिकंसिलिएशन रह गई थी अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्स एक्सपेंस में, एक रिकंसिलिएशन रह गई थी। रिकंसिलिएशन का बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें परमानेंट डिफरेंसेस और इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कंसिडर होता है। तो एक मिनट जरा पहले हम ढूंढ लें चीजें, आप सजेस्ट करेंगे जरा कि कोई परमानेंट डिफरेंसेस नजर आते हैं आपको? स्टार्ट नहीं, परमानेंट डिफरेंसेस नजर आते हैं आपको? दो एग्जांपल्स क्या है परमानेंट डिफरेंसेस की? एग्जाम्प्ट इनकम्स एंड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। ढूंढे जरा, कोई बताएं। ये एक तो बेटा ये एग्जाम्प्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट है। दूसरा ना 17 तो फर्स्ट ईयर था तो, लेकिन 18 में रेट चेंज का भी इफेक्ट आएगा, तो 18 में एक रेट चेंज भी हुआ था। एक बेटा थोड़ी सी स्टोरी आएगी डिविडेंड की भी। डिविडेंड एग्जम्प्ट नहीं है, लेकिन जरा मेरे अजीब से वर्ड हो, शायद आपको लगे, गौर से सुनिएगा जरा। डिविडेंड एग्जम्प्ट तो ऐसा नहीं है। पहले 17 सुनो। 17 में टैक्स रेट था 30%, डिविडेंड पे टैक्स दिए 15%। तो क्या 15% डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट थी? कंसंट्रेशन रखिएगा जरा, एक जरा नई चीज आएगी जो पहले नहीं आई। अगर तो डिविडेंड होता एग्जम्प्ट, फिर तो
30% इनकम एग्जाम्प्ट है, लेकिन टैक्स रेट है 30% और टैक्स देना है 15%। क्या 15% डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है? बताइए, कुछ समझ आती बात मेरी? कितने लोगों ने कहा? बेटा सब रिस्पॉन्ड करें ना यार, सुस्ती फैला देते आते ही। अब इसी तरह फिर बताएं 18 के एंगल से, आप बताएं 2018 के एंगल से। 2018 का रेट था 15%, 35% रेट था, और डिविडेंड इसकी टैक्सेशन इस साल 15% के हिसाब से हुई है। तो बताएं इस साल फिर कितने परसेंट डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है? 20%। लेकिन ये बात क्योंकि नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह मैं अभी और डिटेल में आपको समझाता हूँ। बनाए हेडिंग टैक्स रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स विद टैक्स एक्सपेंस, एक हेडिंग बनाए। reconciliation of accounting profits with the tax expense. इकट्ठे हैं जी प्लीज। इकट्ठे हैं सर। अच्छा बेटा अगर देख लें एक नजर यार करवा दें। अकाउंटिंग प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 17 में 110। अच्छा सिर्फ 17 पहले करवाएं। टैक्स रेट था 30%। एक्सपेक्टेड टैक्स भेजें क्या है? सर जी चीजें सही तरह वाइंड अप करनी है यार। हैं? जान नहीं यार, खुदा का नाम ले यार। कौन सा भाई? फरहान? बेटा फरहान क्या हो गया यार, इतने ताल्लुकात बुरे कैसे हो सकते हैं हमारे? 110 को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कैसे आ सकता है जो आपने भेजा? किसने भेजा 33? ठीक है, फॉर्मेट याद हो गया ना अब यार प्लीज। ये बेटा जब एक्सपेक्टेड टैक्स आ जाता है तो देन फिर एक गेम और चलाएं। इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस पहले सोच लें। इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंस, फुल कंसंट्रेट करना है, फुल पार्टिसिपेट करना है। इंटरेस्ट इनकम पहले 2017 पर जस्ट मेरा फोकस है। 2017 की इंटरेस्ट इनकम बताएं प्लीज, बताएं 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 बताएं। 7 टैक्स इफेक्ट लेना होता है 2.1 आ जाएगा 7 इंटू 30%, जिस साल का रेट जो 30% है। बताएं प्लस करो या माइनस? सभी फाइनल करें बहस। ऐड या लेस? इनकम है तो लेस, एक्सपेंस है तो ऐड, लेकिन टैक्स इफेक्ट आना है। ओके यहाँ तक रिस्पॉन्ड प्लीज। मत लिखें मत लिखें, देख देख के मत लिखें, पहले करवाएं। ओके
ये डिविडेंड वाली बात जरा दोबारा सुने। डिविडेंड इनकम 100% एग्जम्प्ट नहीं है। आपसे एक सवाल है, बताएं इस 110 में डिविडेंड इनकम होती है? होती है? यस सर। हुआ बेटा असल में ये है कि जब हमने 30% रेट मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्सपेक्टेड टैक्स में डिविडेंड इनकम का भी 30% इफेक्ट आ गया। ये मेरी बात फॉलो कर रहा है? हालांकि उसका रेट है तो सही, लेकिन 15% रेट है, तो 15% रेट ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई है। फॉलो कर लेंगे प्लीज? 15% रेट ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई है। ओके, देयरफॉर 2017 में क्या करूं, 8 इनकम थी और 15% मैंने निकाला कैसे है ये बताएंगे? 15% मैंने निकाला कैसे है? ये डिविडेंड वाला रेट 15% नहीं ले रहा, 30% और 15% का डिफरेंस बाई चांस 15% आ रहा है। 30% मल्टीप्लाई हो गया था, 15% मल्टीप्लाई होना था, 15% ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया है। नई चीज है, हजम करने की कोशिश करें। ओके बताएं, आंसर बताएं। ऐड करूं लेस करूं? इनकम है, होनी लेस है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन ये 100% एग्जाम नहीं है। ये जितने परसेंट एग्जाम्प्ट है बस उतने परसेंट आप मल्टीप्लाई कर दें। एनी कंफ्यूजन, एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन प्लीज? कोई सवाल आ रहा हो? देन बेटा इफेक्ट ऑफ रेट चेंज मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन 2017 तो पहला ही साल था, कोई रेट चेंज का इशू नहीं है, तो जस्ट मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि 18 में जरा बहस हो जाए। डैश हो गया, यहां तक जरा चेक कर लें क्या फाइनली आंसर आता है। 33 माइनस 2.1 माइनस 1.2 जी, क्या रिकंसाइल हो जाती है फिगर? रिस्पॉन्ड, क्या एक्चुअल टैक्स के बराबर फिगर आ गई है? ओके है, बता दें यहां तक? आप इस तरह करें, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, ये भी नोट करें और 18 की जरा रिकंसिलिएशन खुद बनाए, जरा कर दें फाइनल आज। 18 की रिकंसिलिएशन बना लें। एडमिन है? कौन सा? मुजम्मिल साहब ने क्या सवाल पूछा बेटा, जरा दोबारा बताइएगा। रेट कैसे है? 50% तो कहीं भी नहीं रेट यार, मैंने लगाया किस जगह 50% यार? हाँ हाँ, ये इंटरेस्ट इनकम ऑफ 18 बताइए कैसे लिखूं? 10 into 35%।
3.5 माइनस सही है यार, 3.5 नेगेटिव ओके। अच्छा बेटा डिविडेंड इनकम क्या, एक दफा दोबारा सुने। 18 में डिविडेंड इनकम क्या थी? सेक्स, दोबारा ट्राई करें। इस साल का रेट था 35%, 125 मिलियन में एग्जाम इनकम तो नहीं करना चाहिए। डिविडेंड इनकम जो थी 125 में, डिविडेंड इनकम जो थी वो जब 35% से आपने रेट मल्टीप्लाई किया तो 35% उसका इफेक्ट हो गया है। हालांकि इस साल भी डिविडेंड पे टैक्स 15% देना था। देख रहे हैं प्लीज चीजें, रिस्पॉन्ड में कितना ज्यादा रेट मल्टीप्लाई हो गया है एक्सपेक्टेड टैक्स वाली वर्किंग में। कितने लोगों ने कहा है? एक ने, दो ने, तीन ने, काफी का मतलब 5 ने, माशाल्लाह। तो 20% बना 1.2 नेगेटिव ओके। फाइनल अब ये प्लीज बहस, डिविडेंड वाली बहस अब समिट गई है, प्लीज फाइनल हो गई है माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल है। ये बेटा फाइनली इफेक्ट ऑफ रेट चेंज आपने बताना है यार, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, ये भी फाइनल अप करने आज स्टोरी। रेट चेंज की वजह से एक्सपेंस बढ़ा है, रेट बढ़ा था एक्सपेंस बढ़ा है, रेट बढ़ा है लायबिलिटी बढ़ी थी, एक्सपेंस भी बढ़ा है। बताएं कैसे लिखूं यार? 1.25 रेट चेंज का इफेक्ट है। कर दे फाइनल। अनफॉर्चुनेटली वही हजरात हैं, वो चंद हजरात हैं जो पढ़ते हैं रोज का रोज, उन्हीं से बेटा बहस हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली बेटा आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे हजरात। कितने लोगों ने कहा? नहीं 1.25 पॉजिटिव लिखूं या ब्रैकेट में लिखूं? कितने लोगों ने कहा? 2 ने, 3 ने, किसी ने भी नहीं। माशाल्लाह, चलें काफी है। ये बेटा रेट चेंज की वजह से एक्सपेंस बढ़ रहा है यार, इसे ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है। सॉल्व करें सब, चेक करें मैच होता है। 43.75 माइनस 3.5 माइनस 1.2 प्लस 1.25 जी ओके सर। 40.3 एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे आ गया? मेरा ख्याल बेटा रहने दे, ये जादू हुआ है। कौन सा भाई? बेटा सलीम फिर इसे जादू ही समझ यार। अब बेटा लेजर देखो खुदा के लिए यार, सलीम साहब की करने में यार, क्यों मिस्टर मायूस कर रहे हैं यार? बेटा एग्जामिनेटी का लेजर में सर जी 1.25 का लिखा है यार, जाती कर रहे हैं सर इस तरह। बाला सर जी इस रिकंसिलिएशन में बेटा ये जो पॉइंट आया ना डिविडेंड इनकम वाला, ये जरूर हाईलाइटेड रखना चाहिए। ये जो नई चीजें आई हैं सवाल में 3-4, ये बार बार इस पे नजर पड़नी चाहिए ताकि ये चीजें भी रिवाइज हो सकें। क्वेश्चन नंबर 5 एक दफा दिया था आपको यार, अब वो कहाँ तक पहुंचा है यार, जरा रिस्पॉन्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक मेरा ख्याल अमान लिमिटेड के नाम से था। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टोरी बताइए कहाँ तक पहुंची।
सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए यार? G5 ओके? सब क्या कर ली? ओके? अच्छा। देन बेटा इस तरह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा होगा, वो मेरे ख्याल में रहता है, तो उसको होमवर्क रखना है आज। करते जाए सर, ये चीजें मुक जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज का और कल का टाइम निकाल के इसे मैक्सिमम वाइंड अप कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जरा ढूंढ के उसको होमवर्क रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का नाम जरा मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है गैलेक्सी लिमिटेड शायद, ठीक, गैलेक्सी इंटरनेशनल। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 काइंडली होमवर्क रखा है। इसकी शायद एक रिकंसिलिएशन में मैं एक चीज डिस्कस करूंगा आपसे। बाकी प्लीज सभी 99% ये क्वेश्चन रिपीट होगा, जरूर कीजिएगा, जरा रिवीजन हो जाएगा। मीनवाइल आज जरा एक आखिरी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का बीच में डालना है। अभी तक बड़ा हमने पढ़ा है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, लेकिन अगर आपको याद हो तो फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के टैक्सेस होते हैं जो आपके इस सिलेबस का पार्ट है। एक प्रायर पीरियड टैक्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो जरा पेज नंबर आपके पास होगा शायद, इनके पास बुक है, इस चैप्टर का पेज नंबर है 22 आइए जरा कुछ इकट्ठे हो जाएंगे। सॉरी, एक मिनट। कंसंट्रेशन से कुछ चीजें समझ लीजिएगा जरा। टैक्सेस सर 3 तरह के हैं। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? करंट टैक्स पढ़ा, डेफर्ड टैक्स पढ़ा, लेकिन बड़ा एक प्रायर पीरियड कॉन्सेप्ट भी होता है, प्रायर पीरियड टैक्स का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो आज जरा प्रायर पीरियड कॉन्सेप्ट, प्रायर पीरियड टैक्स। इसके ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है अंडर ओवर प्रोविजन, लेकिन इसको मेरा ख्याल है पहले समझ लें तो ये वर्ड आसानी से समझ आता है। प्रायर पीरियड टैक्स का सभी कॉन्सेप्ट कुछ ये होता है कि जरा स्टेप वाइज में साथ साथ चलते रहेगा। एक एग्जांपल सॉर्ट ऑफ ये चीज बनी हुई है। लेट्स अज्यूम बेटा आप 2014 में थे और 2014 का करंट टैक्स आया 5 लाख। यकीनन आपने 2014 के अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट किया, एडजस्टमेंट्स की, टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला, टैक्स रेट निकाला, करंट टैक्स आ गया। करंट टैक्स आया तो आपने उसी साल करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर लिया, टैक्स पेएबल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर होता बेटा ये कुछ जरा लॉ के एंगल से चीजें बता रहा हूँ, कुछ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एंगल से। फिर एक पेज बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक पेज बना के अपने इस टैक्स की वर्किंग विद एविडेंस प्रेजेंट की जाती है। मतलब हमने करंट टैक्स निकाल लिया है, अब ये टैक्स वालों को बताना होता है एक सफे पे लिख के कि हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या था। आवाज कैसे? नहीं बेटा भाई, आपके पास पीडीएफ में तो शेयर हुआ हुआ है, आपके पास ये चैप्टर पीडीएफ में शेयर नहीं हुआ। आपके पास ये चैप्टर पीडीएफ में शेयर नहीं हुआ हुआ तो बेटा फिर वहां से देख लीजिएगा यार, ऐसे हम उस पर टाइम वेस्ट करें ऐसे स्क्रीनशॉट लेने की बजाय। उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो आप पीडीएफ में कर देख लीजिएगा। तो छोड़े उस बहस को, तरह प्रायर पीरियड टैक्स पे आ रहे। प्रायर पीरियड टैक्स कॉन्सेप्ट ये है, 14 में सपोज थे हम, करंट टैक्स की वर्किंग हुई, करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, फिर टैक्स वालों को अपने ये टैक्स की वर्किंग विद एविडेंसेस, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ये एक पेज पे लिख के सबमिट करवानी होती है। दैट पेज इज कॉल्ड एज टैक्स रिटर्न। तो टैक्स रिटर्न बना के एक पेज बना के फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किया जाता है। फिजिकली थोड़ा सोच लें, हर साल फिर आप एक टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाएंगे कि आपकी इस साल की टैक्सेबल इनकम ये। कंपनीज के एंगल से बात हो रही है सारी। देन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या होता है, इनकम टैक्स वाले फिर उसका क्या करते हैं, वो उस पेज को वेरीफाई करते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या आपकी फिगर्स ठीक हैं, करंट टैक्स की वर्किंग ठीक है,
आपने टैक्स का ऑर्डिनेंस सही अप्लाई किया है, इस प्रोसीजर को कहते हैं असेसमेंट। ये जो वेरिफिकेशन वो करते हैं, इसको असेसमेंट कहते हैं। स्टेप बाय दोबारा, हमने करंट टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स रिटर्न बना के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दी। उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वेरिफिकेशन करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, उस वेरिफिकेशन को कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट के रिजल्ट में कभी कभी ये हो सकता है कि उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डिनेंस और हो, हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डिनेंस और हो। इट मींस जो अमाउंट्स हमने एडलेस की थी, हो सकता है उन 100% अमाउंट से टैक्स वाले एग्री ना करें, और एग्री ना करने की वजह से कंसंट्रेशन लफ्ज मेरे सुनिएगा, असेस्ड टैक्स और डिक्लेयर्ड टैक्स में फर्क पड़ जाता है। असेस टैक्स ज्यादा भी हो सकता है डिक्लेयर्ड टैक्स से, और कम भी हो सकता है। डिक्लेयर्ड टैक्स वो होगा जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न में बताया था, और असेस टैक्स वो होगा जो टैक्स वालों ने वेरीफाई किया होगा। एक बेटा एक्स्ट्रा इशू और सुन ले पहले, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ूं। ये जो टैक्स असेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने पूरे पाकिस्तान की कंपनीज की असेसमेंट अगर करनी है तो उन्हें टाइम चाहिए, जितना मर्जी बड़ा डिपार्टमेंट वो बना लें, कंपनी ज्यादा हैं, तो देयरफॉर जिस साल की टैक्स रिटर्न है उसी साल असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 5 और कभी कभी 6 साल तक अलाउड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को कि वो असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर 2014 की टैक्स रिटर्न थी तो अगले 5 साल में 15, 16, 17, 18, 19 तक वो असेसमेंट कर सकते हैं। सबको यहाँ तक बात समझ आ गई मेरी? तो स्टेप बाय चलें। हमने 5 लाख टैक्स कैलकुलेट किया, 14 में एंट्री कर दी, टैक्स रिटर्न जमा करा दी, असेसमेंट शुरू हो गई। फर्ज करें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, सपोज असेसमेंट ऑफ 2014 is finalized in 16। फर्ज करें 2016 में हमारी 14 के साल वाली असेसमेंट कंप्लीट हो गई और टैक्स असेस्ड हो गया 5,50,000। बताएं हमने टैक्स प्रोवाइड कितना किया था? प्रोवाइडेड टैक्स क्या था, रिकॉर्डेड टैक्स क्या था? प्रोवाइडेड या रिकॉर्डेड टैक्स क्या था? $500,000 था। क्या ज्यादा टैक्स असेस हो गया? यस। क्या ये 50,000 अंडर चार्ज कहलाएगा या ओवर चार्ज कहलाएगा? हमने कम चार्ज किया था, 5 लाख चार्ज किया था। इसी अंडर चार्ज को अंडर प्रोवाइडेड भी कह सकते हैं, अंडर रिकॉर्डेड भी कह सकते हैं, और अंडर प्रोविजन भी वर्ड यूज हो सकता है। तो अंडर चार्ज मींस कम चार्ज, अंडर रिकॉर्डेड कम रिकॉर्डेड, अंडर प्रोविजन भी एक वर्ड होता है। अंडर प्रोविजन सिचुएशन होगी कब? अंडर चार्ज अंडर प्रोविजन सिचुएशन होगी कब? जब असेस्ड टैक्स ज्यादा होगा और प्रोवाइडेड या रिकॉर्डेड टैक्स कम होगा। जी यहां तक कुछ हजम होता है सर? तो सवाल तो नहीं आ रहा किसी को? क्या? सुभान अल्लाह। जी सर जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई सवाल तो नहीं आया? अच्छा बेटा, बात ये चल रही थी
कि हमने 5 लाख रिकॉर्ड किया और टैक्स वालों ने 5,50,000 असेस किया, 50,000 कम चार्ज हुआ। देखिए अब ये था 14 का, पता चला जाके 16 में कि 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स हो गया। अब बेटा कंसंट्रेशन से सोचें, प्रैक्टिकली अब ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम 16 में पहुंच के पता चला हमें कि 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स है, तो 14 की इनकम स्टेटमेंट मीन 2014 में जाके तो अब ये चेंज नहीं किया जा सकता। क्या ख्याल आप लोगों को? 14 तो गुजर गया, 15 भी गुजर गया, 16 में आके पता चला कि वो कम चार्ज हुआ था। ठीक है, तो अब मजबूरन ये जो एक्स्ट्रा 50,000 का एक्सपेंस है जो 14 से रिलेटेड है, वो अब 16 में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये है 14 का, लेकिन पता 16 में जाके चला है 50,000 एक्स्ट्रा का, तो ये एक्स्ट्रा 50,000 अगर हम 16 में रिकॉर्ड करेंगे तो ये 16 का करंट टैक्स नहीं है, ये 16 में कहलाएगा प्रायर पीरियड टैक्स। हजम होते हैं वर्ड? ओके, तो अब बेटा 16 में ये जो कम चार्ज हुआ था, इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी, एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? अच्छा, जो लिखी हुई इसको ना देखें, पहले जरा खुद बनाते हैं। बताएं, एक्सपेंस डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट बढ़ाना है, लेकिन ऐसा सा देखते जाइएगा जरा। एक्सपेंस डेबिट, लेकिन बेटा इस एक्सपेंस का नाम क्या है? टैक्स एक्सपेंस। लेकिन ये इस साल का नहीं है, ये किस साल का है? प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो गया। और बेटा अगर कैश आपने पकड़ा दिया है टैक्स वालों को तो कैश क्रेडिट हो गया, और अगर अभी देना है तो पेबल क्रेडिट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए मेरी एंट्री से एग्री करते हैं आप? जब मैंने एंट्री लिखी है आपके सामने, एग्री करते हैं? प्रायर टैक्स एक्सपेंस डेबिट। तो ये बेटा आपके पास एक जो एंट्री मैंने जो सर्कल में लिखी है वो इस तरह भी हो सकती है। ये करंट टैक्स तो है लेकिन प्रायर पीरियड का है, ठीक है? तो करंट टैक्स प्रायर पीरियड भी लिखा जा सकता है, या प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस लिख लें, टैक्स पेबल या कैश क्रेडिट हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन द एंट्री? एनी कंफ्यूजन इन द एंट्री? आखिर में अब ये एंट्री तो हमने कर ली है, तो इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में आए जरा। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में अगर टैक्स की हेडिंग हो तो करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, पॉजिटिव नेगेटिव व्हिचएवर इज द केस हो सकता है। अब बेटा ये जो प्रायर पीरियड टैक्स है ना, ये भी टैक्स के नोट में ही आता है, मींस उसी बॉक्स ऑफ टैक्स में आता है। और अगर ये एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो ये एक नेगेटिव फिगर के तौर पे आ जाएगा। ये याद है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लीज। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है प्रायर पीरियड, तो एज एन एक्सपेंस ब्रैकेट लग जाएगी 50,000 पे। तो प्रायर ईयर टैक्स इनकम स्टेटमेंट में किस जगह आता है? नोट ऑफ टैक्स में ही आता है। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, मींस करंट टैक्स का मतलब 2016 का जो करंट टैक्स होगा वो आएगा, 16 में टेम्परेरी डिफरेंसेस अगर है तो उनका डेफर्ड टैक्स आएगा, और 16 में अगर 14 का भी टैक्स था तो वो प्रायर पीरियड टैक्स के नाम से इनकम स्टेटमेंट में अपीयर हो जाएगा। और ब्रैकेट क्यों लगी है? क्योंकि एक्सपेंस डेबिट हो गया। एनी कंफ्यूजन? सब ओके है जी? कोई सवाल नहीं है अभी? जज़ाकल्लाह सर। अब बेटा इसी सिचुएशन को जरा रिवर्स कर लें। ये जो लिखा हुआ था, सपोज 14 में 550 असेस हो गया है, फर्ज करें बाकी सब कुछ सेम है, रिकॉर्डेड टैक्स 5 लाख था, लेकिन सपोज 16 में 5,50,000 असेस होने की बजाय 460 असेस हुआ। बताएं अब 5 लाख और 460 का डिफरेंस क्या कहलाएगा? अगर 5,50,000 की बजाय 4,60,000 असेस हो गए तो 40,000 का नाम बताएं, ओवर चार्ज या अंडर चार्ज? कितने लोग कह रहे हैं?
डिवाइडेड दोनों वर्ड हो सकते हैं। क्या इस केस में अब खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, कम रिकॉर्ड हो गया है? ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। नहीं, एंट्री बट हम कर लेंगे। ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है। किस साल पता चला? 16 में। पिछले सालों का अगर अगले सालों में पता चलेगा तो टैक्स अंडर चार्ज भी हो सकता है, ओवर चार्ज भी। अंडर चार्ज का मतलब हमने कम चार्ज किया था, बढ़ाना पड़ेगा। ओवर चार्ज का मतलब हमने ज्यादा चार्ज किया था, रिवर्स करना पड़ेगा। ये कंफर्म यहाँ तक कंफर्टेबल है? जी ओके जी बेटा। अंडर चार्ज की डबल एंट्री कैसे होगी? पहले गौर से सुनिएगा, देखिएगा। अब बेटा एक्सपेंस क्रेडिट होगा, प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक्सपेंस कम करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट बेटा, अब या तो कैश हमें मिलेगा, ये 40 ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, असेस कम हुआ है, तो या तो कैश मिल गया होगा तो कैश डेबिट, और अगर अभी मिलना होगा तो टैक्स रिसीवेबल डेबिट 40,000। और फाइनली जब ये एंट्री कर लेंगे तो इसका इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में प्रेजेंटेशन कैसे होगी ये देखें जरा। इसमें ब्रैकेट क्यों नहीं लगी? अब सब कुछ देख लें, फाइनल रिस्पॉन्ड करें। 40,000 अब विदाउट ब्रैकेट क्यों है? और 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 हाँ ठीक है, सबका यही है, सही है, ठीक है। ठीक है चलें, एड बैक ठीक है। ये जो डिस्कशन हमने की है कुछ समझ आ गया अभी यार? अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स का मतलब हमने पिछले सालों में कम या ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड किया था और असेसमेंट के रिजल्ट में वो डिफरेंट हो गया। देयरफॉर उसकी एडजस्टमेंट अगर आप नेक्स्ट ईयर में कर रहे होंगे तो पिछले सालों की टैक्स की अगर एडजस्टमेंट आप करंट ईयर में कर रहे होंगे तो वो प्रायर पीरियड टैक्स एडजस्टमेंट के नाम से नोट ऑफ टैक्स में फिगर आ जाएगी। सब ओके बेटा? प्लीज आए। आज एक और सवाल का अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बच गया है तो एक और डिस्कशन जरा फाइनल करें। ये बड़ा एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस के नाम से हमारे पास एक क्वेश्चन, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 25 पेज नंबर 26 पे होंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे है। तो बेटा सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी जो भी हमने पढ़ी है। जो आज वाली बात है ये भी मिक्स हो जाएगी। जी सर, प्रिपेयर अ नोट ऑफ टैक्स रिक्वायरमेंट है, वही रिक्वायरमेंट्स हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। ठीक है जी, सब कुछ वही है, शायद अब रिपीट हो रहा बार बार। कंपैरेटिव फिगर्स इग्नोर करने को कह रहा है नीचे, और मिनिमम टैक्स, टर्नओवर टैक्स भी इग्नोर करना। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स में। तो कंपैरेटिव फिगर्स नहीं मांग रहा। आई स्टार्ट फर्स्ट लाइन। Intelligent Technologies earned a profit before tax of 11 million during the year ended 31st December 12 में। तो एक अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ 11 मिलियन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी हुई 30 मिलियन, टैक्स डेप्रिसिएशन दी हुई है, टैक्स डेप्रिसिएशन दी हुई है 25.6 मिलियन, अकाउंटिंग एंड टैक्स बेसिस गिवन है 31st December 12 पे 90 and 102.4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
ड्यूरिंग द ईयर एक कैपिटल गेन दिया हुआ है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इन एग्जाम इनकम है, इसका होपफुली हमें कोई इशू नहीं है। एक बड़ा पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको ना फुल कंसंट्रेशन से पढ़िएगा और मेरे फिर इंशाल्लाह आप 3 सवालों के जवाब जरूर देंगे। लिखा हुआ है इट इज एक्सपेक्टेड दैट टैक्सेशन अथॉरिटीज वुड ऐड बैक expenses amounting to rupees 0.9 million, of which 0.5 million would be allowed in 15। हमें 12 में पढ़ लिया सबने? सबने पढ़ लिए सर? अच्छा बेटा, 3 चीजें मैंने आपसे पूछनी है एक एक करके। नंबर 1, सबसे पहले करंट टैक्स ध्यान में लाएं। 12 का करंट टैक्स 0.9 मिलियन एड बैक हो जाएगा। सही कहा मैंने? यस नो में जवाब दें। मैं क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा कि आपने यस नो में आंसर देना। 0.9 मिलियन एड बैक हो जाएगा और 12 में लेस कुछ नहीं होगा। ये अब मैंने बात पूरी कर दी है, रिस्पॉन्ड करें। ओके, यस आंसर सबका यस, तो नो तो नहीं था। नंबर 2, अब आप डेफर्ड टैक्स ज़हन में लाएं। क्या हमने अकाउंटिंग में इस साल एक्सपेंस बनाया है? सबका यस है। क्या टैक्स वाले इस साल अलाउ कर रहे हैं? ये स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड। नो, नहीं अलाउ कर रहे। कंसंट्रेशन से सुनिएगा। इस एक्सपेंस की कैरिंग अमाउंट बताएं। जीरो। लेकिन बड़ा गौर से देखिएगा, क्या टैक्स वालों ने फ्यूचर में 0.5 मिलियन अलाउ करना है? बताएं। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 0.5? कितने लोगों ने कहा है? मेजॉरिटी क्या कह रही है, टी या डी? बेटा जो टी कह रहे हैं ज्यादा कह रहे हैं बेटा, फ्यूचर में इस खर्चे ने अलाउ होना है। टैक्स सेविंग होगी फ्यूचर में, 0.5 मिलियन विल रिजल्ट इनटू फ्यूचर टैक्स सेविंग। सब दोबारा रिस्पॉन्ड करें जरा। टीटीडी या डीटीडी प्लीज? डीटीडी, डीटीडी सबका डीटीडी है। अब तो नहीं कोई टीटीडी लिखा हुआ है बेटा। कौन सा है बेटा? इम्तियाज साहब क्या लिखा हुआ है? क्या आप सिर्फ 0.5 ही नहीं लिखा हुआ? अब आप ज्यादा करें ना, बस हमें आगे निकल गए, वहां तो कभी मैंने जाना है। लिखा हुआ है 0.5 ने अलाउ ना। देन अब आ जाए बेटा लास्ट पे, एक दोबारा रिपीट कर लूं। करंट टैक्स में 0.9 ऐड होगा। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करते हुए 0.5 पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। और बेटा बात फाइनल सुने, क्या इस लाइन से लग रहा है कि 0.4 मिलियन परमानेंट डिफरेंस है?
तो रिकंसिलिएशन ज़हन में लाएं, रिकंसिलिएशन, क्या रिकंसिलिएशन में 0.4 मिलियन का परमानेंट डिफरेंस का टैक्स इफेक्ट आएगा? जी इम्तियाज साहब ओके, आप सब कुछ ओके है? आप बेटा आगे निकल रहे ना, अब ओके है डियर इम्तियाज? इम्तियाज साहब ओके हैं जी? देन बेटा आप दोबारा रिपीट कर लें, करंट टैक्स में 0.9 ऐड होगा, डेफर्ड टैक्स में 0.5 मिलियन के डिफरेंस पे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, और 0.4 मिलियन इस साल की रिकंसिलिएशन में परमानेंट डिफरेंस के तौर पे एडजस्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस पॉइंट नंबर 4? आगे बढ़ जाएं सर, फिर अभी वर्किंग करते हैं। देन आ रहा बेटा पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब बनेगा 12, हम 2012 में हैं। During the year, expenses amount to be 3 million that pertain to means related to the year ended 31st December 2010. पिछले सालों के expenses were disallowed. किस साल के expenses किस साल disallow हुए? दो 2010 के expenses 2012 में disallow हुए, ठीक है? ITL का मतलब है कंपनी का नाम है, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, had initially expected that the entire expense would be allowed. हमारा अंदाजा ये था कि सारा एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, लेकिन नाउ नाउ अब कौन सा साल, अब कौन सा साल? 2012 has decided not to file an appeal against this regime. मतलब अब हमने फैसला किया है कि हम टैक्स वालों की बात मान लेंगे, और अब उसके अगेंस्ट, इस फैसले के अगेंस्ट, टैक्स वालों के फैसले के अगेंस्ट कहीं अपील नहीं करेंगे। ये बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कुछ इस तरह से होता है कि जब कोई एक टैक्सेशन अथॉरिटी कोई हमारे अगेंस्ट फैसला करे तो हमारे पास फिर ये राइट होता है कि हम फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी जा सकते हैं। लेकिन हमने क्या डिसीजन लिया, कि हमने अब फैसला मान लिया है और हमने कोई फर्दर अपील नहीं करनी। ओके जी, जहां तक जो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। आप बेटा इस तरह कीजिएगा, ये पॉइंट जरा थोड़ा सा समझना पड़ना हमें, तो इसको जरा अगर आप एक नोट कहीं लिखें, मैं बोलूंगा स्टेप वाइज, 3 सेंटेंसेस मैंने बोलने हैं, इस पॉइंट के हवाले से कहीं आप 3 पॉइंट्स 3 लाइनें नोट कीजिएगा। नंबर 1 मैं बोलूंगा, आप लिखिएगा, मैं फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करूंगा। पॉइंट नंबर 1, आंसर डेफिनेटली फिर लिख के करेंगे, लेकिन ये पॉइंट जरा समझने वाला थोड़ा सा, इसलिए इसको लिख के करना। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, द कंपनी वुड हैव पेड the company would have paid less tax the company would have paid less tax after deducting rupees 3 million in 2010 because it has claimed 3 million as an expense
आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आहिस्ता आहिस्ता चलूँ। सबने लिख लिया यहाँ तक? बिकॉज इट हैज क्लेम्ड 3 million एज एन एक्सपेंस। पहले सेंटेंस पढ़ के बताएं यहाँ तक एग्री करते हैं? ये 3 million हमने क्लेम किया था 2010 में। नंबर 2 पॉइंट वाइज लिख जाएगा। दूसरा सेंटेंस लिखें। इन 2012 3 million has been disallowed. 3 million has been disallowed. And the company has decided not to file an appeal, company has decided not to file an appeal. Therefore, अब यहां तक लिख लिया बेटा आप लोगों ने? अच्छा, यहां तक जो मैंने अभी therefore से पहले लिखवाया, therefore तक जो लिखवाया, यहां से एग्री करते हैं आप? 2012 में अब 3 मिलियन डिसअलाउ हो गए और हमने अब डिसाइड किया है कि हमने अपील फाइल नहीं करनी। अब बेटा therefore से आगे मैं लिखवा देता हूं, लेकिन आप पहले यहां तक ये डिसीजन लें। अब कंसंट्रेशन सोचें, क्या अब 3 मिलियन से हमारे 2010 वाले टैक्सेबल प्रॉफिट में बढ़ जाएंगे? सोचा जरा। हमने पहले कम टैक्स पे किया था ना, क्योंकि हमने एक्सपेंस क्लेम किया था, हमने लेस किया होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम होंगे। लेकिन अब अगर हमने मान लिया कि ठीक है ये एक्सपेंस हमने गलत रिकॉर्ड किया था, नहीं बनता, ओके, अब हमें आगे नहीं जाना, हम मान गए, तो अब इस 3 मिलियन से डिसअलाउ होने से फिर हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो देयरफॉर के आगे लिखें फिर, देयरफॉर ऑन दिस 3 मिलियन company has to pay tax. Company has to pay tax. ओके, यहां तक ओके। एक थर्ड सेंटेंस बनाए। This tax related to 2010. This tax related to 2010. अच्छा, ब्रैकेट खोल लें जरा एक मिनट इसके साथ। This tax related to 2010 ब्रैकेट खोल लें। अब देखिए 3 मिलियन से तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो रेट बड़ा 35% है। अच्छा, एक चीज यहाँ सुन लें, अगर फर्ज करें अब ये 2010 वाला टैक्स है, अगर 10 का टैक्स रेट डिफरेंट होता तो जो 10 का टैक्स रेट होता वो फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नॉर्मली भी अज्यूम कि जो रेट इस साल है वही पिछले सालों में भी होगा। तो 3 into 35% करके ब्रैकेट में लिख लें। आंसर बता दें क्या बनता है। D into 35%। ये बच्चे क्या कहते हैं? तो दिस टैक्स रिलेटेड टू, ब्रैकेट क्लोज कर दें, 2010 has been finalized in 2012
therefore called as therefore called as therefore called as prior period tax. एग्रीड है बेटा? सबका एग्रीड है जी? कितने लोगों का एग्रीड है? एक ने? आपसे रिक्वेस्ट है इस 1.5 मिलियन की सोच के डबल एंट्री बताएं। 12 में अब प्रायर पीरियड टैक्स की डबल एंट्री क्या करेंगे? क्या टैक्स एक्सपेंस बढ़ना है या कम होना है? डबल एंट्री भेजें। बड़ा डेबिट टैक्स रिलेट्स टू फ्यूचर, ये पास्ट है। ये प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस डेबिट पेएबल या कैश क्रेडिट? एक्सपेंस बढ़ा या कम हुआ? क्या एंट्री भेजे नहीं बच्चे? ठीक है, प्रायर पीरियड टैक्स एक्सपेंस डेबिट तो बड़ा डेबिट हो जाएगा यार। इस स्टोरी को जरा यहाँ तक कंप्लीट कर लें। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह है, क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ये फाइनल एक रिस्पॉन्ड कर दें, फाइनल रिस्पॉन्ड कर दें। पॉइंट नंबर 5 फाइनल है सबका? पॉइंट नंबर 5 सबका ओके है? देन बेटा एक चीज आ गई एज एट 2011 पिछले साल के एंड पे ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस थे कुछ 21 मिलियन के। टैक्स लॉसेस की स्टोरी याद है यार? टैक्स लॉसेस की स्टोरी याद है? हा? क्या क्या कर? देन उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 6 पे आ रहे हैं। ये लॉसेस हो गए, सॉरी। उसके बाद बेटा हमें ओपनिंग, हम 12 में है, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट गिवन है। ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट की एक फिगर गिवन है, ठीक है? तो ओपनिंग पे गिवन है। आई स्पीड अप हो रहा है, एक टैक्स एक्सपेंस का नोट बनाना है। आई स्पीड अप हो जाए, टाइम है, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आ जाए, गेम ऑन करें। कंपनी नेम है इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 है, रुपीज इन मिलियंस है। टैक्सेशन का एक नोट बनना है, टैक्स आएगा, करंट टैक्स है, डेफर्ड टैक्स भी स्टोरी में है। और डिस्कशन करते हुए पता चला प्रायर पीरियड टैक्स भी स्टोरी में है। अच्छा एक काम छोटा सा कीजिएगा, मैंने एक छोटी सी समझानी है। डेफर्ड टैक्स जब आप लिखेंगे ना तो 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा उसके नीचे, फिर प्रायर पीरियड टैक्स लिखेंगे। फिर मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों इसका लाइन छोड़वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग 1 पे ही आ जाए। करंट टैक्स जिन हजरात के पास बुक है, मेरा बुक का पेज नंबर 26 है। बुक का पेज नंबर 26 है। बुक का पेज नंबर 26 है, तो आप लोग फिर बुक से देखिएगा।
जी काइंडली बेटा जरा थोड़ा सा स्पीड पकड़े, जरा काम हो जाएगा खत्म। चंद एक बातें जरूर मेरी सुननी चाहिए इस सवाल में। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटा 11 मिलियन है, स्टार्ट करना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11 मिलियन है, रुपीज इन मिलियंस है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 30 मिलियन, टैक्स डेप्रिसिएशन है 25.6 मिलियन। करते जाए गाड़ी, अकाउंटिंग 30, टैक्स वाली 25.6 मिलियन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आई 30 मिलियन, टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई 25.6 मिलियन। उसके बाद फिर अकाउंटिंग और टैक्स डब्ल्यूडीवीज दी हुई है, सब साथ है ना, प्लीज कर रहे हैं ना यार। तो अकाउंटिंग और टैक्स डब्ल्यूडीवीज क्लोजिंग बैलेंसेस दी हुई है, ये तो बैलेंस शीट डेफर्ड टैक्स में वर्किंग करेंगे। फिर एक कैपिटल गेन है 2 मिलियन का, एग्जाम्प्ट इनकम है, करंट टैक्स में आए कैपिटल गेन। तो मिलियन का कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट इनकम अगर है तो लेस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 जरा दोबारा पढ़ लें, पॉइंट नंबर 4 जरा दोबारा पढ़ें। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करूं, रिस्पॉन्ड करें, डू रिस्पॉन्ड प्लीज। पॉइंट नंबर 4 का करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करूं। एक्सपेंसेस डिसअलाउड, टैक्स में कितना लिखूं जी, आंसर आ रहा 0.9 ऐड बैक कर दी मैंने। ओके जी, ओके सोच के बताएं। 0.5 का प्राइम पीरियड टैक्स का करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करूं। कितने लोगों ने कहा, ठीक है जी बेटा। प्राइम पीरियड टैक्स का करंट टैक्स की वर्किंग में कोई चक्कर नहीं है, प्राइम पीरियड टैक्स बस इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट हो जाएगा, उसकी सारी हमने डिस्कशन कर दी थी। आए सही वाइंड अप करें आप आगे बात। देन बेटा एक लॉसेस आ गए, डेफर्ड टैक्स एसेट का तो डेफिनेटली हमने करंट टैक्स में कुछ नहीं करना। टैक्स लॉसेस आ गए, पिछले साल कुछ लॉसेस पड़े थे, ये पता क्या करूं इसका, बताएंगे इसका क्या करूं। टैक्स लॉसेस का करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ करूं, नहीं कौन कह रहा, बेटा से शायद सोचें यार। टैक्स लॉसेस 2011 में थे, 12 में कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ होंगे यार, 12 में कैरी फॉरवर्ड होके सेट ऑफ होंगे। लेकिन तरीका बेटा क्या होता है, ओके निशान था, निशान साहब थे ना, ठीक है हाँ जी। कंसंट्रेट कीजिएगा जरा, पहले जरा फाइंड आउट करें इस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है। नहीं वो बाद में करें, लेकिन उसकी तरतीब देखें ना, पहले हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकालेंगे जी। कर लें जरा वर्किंग। टैक्सेबल प्रॉफिट है, गौर से देखिएगा, ये प्रॉफिट अब पॉजिटिव फिगर आ रही है, लॉस नहीं है जी। अब निशान साहब आप क्या करेंगे, अब लेस कैरी फॉरवर्ड, पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुआ ना आगे, लॉसेस कंसंट्रेशन देखिएगा जरा, लॉसेस की अमाउंट बताएं।
नहीं 2.1 मिलियन नहीं है, सवाल देख लें। 21 मिलियन है, 21 मिलियन है। फुल कंसंट्रेट करना है, गेम ऑन है। 21 मिलियन है, लिखें। ये 21 मिलियन है। ये बताएं नेट टैक्सेबल प्रॉफिट है या टैक्स लॉस है? हाँ जी, नेट करके भी लॉस ही है, 6.7 मिलियन का लॉस है। कंसंट्रेशन से वर्ड सुनिएगा मेरे। लॉस ट्रांसफर हुआ इस साल 21, 14.3 तक एडजस्ट हो गया, लेकिन क्या अभी भी कुछ टैक्स अनयूज रह गया? रिस्पॉन्ड। इस साल के एंड में कितना अनयूज्ड अभी रह गया? इस साल का करंट टैक्स बताएं कितना होगा? 35% रेट है। कितने लोगों ने कहा? काफी। टैक्सेबल प्रॉफिट ही नहीं आए, करंट टैक्स जीरो हो गया, नील हो गया। ऊपर जाएं, करंट टैक्स के सामने नील लिखें, नील या जीरो, which you want to say. Okay, my dear students, without wasting any time, आ जाए, हिम्मत करें। वर्किंग नंबर 2, डेफर टैक्स। एज ऑन डेट बताएं। ओपनिंग अवेलेबल है ऑलरेडी 11 का ओपनिंग अवेलेबल है, 11 का क्लोजिंग अवेलेबल था, तो हमें पिछले साल की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड डाउन अवेलेबल है एसेट 10.15। हम किस साल के एंड पे वर्किंग करें? माय डियर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड। 12। ओके, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के कॉलम बना लें। ढूंढे कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेसिस। क्या क्या? जी बेटा, फिक्स्ड एसेट्स की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस गिवन है 31 दिसंबर 12 की 90 एंड 102.4। कंसंट्रेशन से देखिएगा, फिगर्स शायद अजीब तरीके से हैं। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? 90 है। व्हाट इज टैक्स बेस? 102.4 है, डिफरेंस 12.4 है। कंसंट्रेट कर दें, टीटीडी या डीटीडी है? ओके, नहीं बेटा, 12.4 पे डीटीडी क्यों है यार? ये डीटीडी क्यों है? ये तो टीटीडी होता है एसेट्स का। डीटीडी क्यों आ रहा है सर? हाँ जी, कैरिंग अमाउंट कम है यार, ये टैक्स बेस ज्यादा हो गई है। फ्यूचर टैक्सेबल डेप्रिसिएशन, फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होने से टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। जी सर जी, और चीज बताएं, कोई और है किसकी कोई कैरिंग अमाउंट या टैक्स बेस हो, कोई और चीज? बेहतरीन हो गया। कौन सा आप कह रहे हैं? बिल्कुल समा बेटा, आपने ठीक कहा बेटा। इसके अलावा बेटा देखें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस किसी की।
करवा दें सर जी, वाइंड अप करवा दें। अच्छा बेटा, ये जो एक्सपेंसेस वाला पॉइंट है ना, ये जरा दोबारा देखें। देखिए हमने तो एक्सपेंस बनाया, इसलिए कैरिंग अमाउंट का सवाल ही पता नहीं होता। आप बताएंगे टैक्स वालों ने फिलहाल 0.5 को क्या बनाया है? अब पता है, मेरा गुमान है आपको पता है, एक्सपेंस तो उन्होंने 15 में बनाना है, फिलहाल वो इस 0.5 को क्या कहेंगे? फ्यूचर एक्सपेंस को वो फिलहाल क्या कहेंगे? आपके ख्याल में क्या चीज आती है? कोई नाम रखना चाह रहा हूं मैं यहाँ। और नहीं बेटा, वो आपकी बात ठीक है, डीडीए बनना है, ये तो बात खत्म होगी भी। 0.5 को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में कोई नाम देना है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 0.5 फ्यूचर का एक्सपेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए गौर से, ये डिफरेंस 0.5 है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ये मेरा गुमान है आपको पता है। कैरिंग अमाउंट लेकिन नहीं है, हमने तो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। टैक्स बेस है, नाम हो जाए इसका। एक दो बच्चों ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, बिल्कुल सही है, बाकी भी कोशिश करें। क्या टैक्स वाले इसे कोई फिलहाल प्रीपेड टाइप चीज कह रहे हैं? फ्यूचर में उन्होंने एक्सपेंस बनाना इसे। जी कोई आंसर आता है क्या? तो बेटा असल में हुआ ये, हमने बनाया एक्सपेंस, लेकिन टैक्स वालों ने सॉर्ट ऑफ इसे बनाया है प्रीपेड एक्सपेंस। तो याद रखें, एसेट्स और लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस है, तो हमने प्रीपेड नहीं बनाया, इसलिए यहाँ जीरो है, और टैक्स वालों ने प्रीपेड बनाया है। फ्यूचर में ये एक्सपेंस बनना है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी बात फॉलो की है सबने? कोई कंफ्यूजन? बहरहाल रिस्पॉन्ड कीजिएगा जल्द से। देन बेटा कोई और कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस बताएं, कोई और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस ढूंढें। ये बेटा जो प्रायर पीरियड टैक्स आया था ना, ये तो पिछले सालों का है, डेफर्ड टैक्स तो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, तो इसका कोई फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं है, तो इसने डेफर्ड टैक्स में नहीं आना। कोई और चीज ढूंढें। नथिंग। किसकी? छोड़ दे, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ रहेगा। यहां तक जरा नेट डिफरेंसेस कैलकुलेट करें, स्पीड अप हो जाए। नेट डिफरेंसेस, ये दोनों ऐड ही होंगे, दोनों डीटीडी हैं। 12.9 डीटीडी है, डिडक्टेबल है, इनटू 35% रेट है, मल्टीप्लाई करें 12.9 इनटू 35%, $4.515 एसेट है, लायबिलिटी है। करें सर जी, मत करें। 4.515 ही आता है मेरा ख्याल है, 515 ही है डीडीए। ओके, लेकिन बेटा एक ठीक है ठीक है ठीक है, एसेट है, लेकिन सर एक चीज मिस नहीं करनी जहन से, बहुत से वर्ड सुनिएगा। क्या कोई अनयूज्ड टैक्स लॉस पड़ा है जिसने फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स रिड्यूस करने हैं? अनयूज्ड टैक्स लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 2012। अपनी करंट टैक्स की वर्किंग देखें गौर से। क्या कोई लॉस ऐसा है जिसने फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ होना है? कितना?
6.7 बचा है या 21 बचा है? 21 बचा था। 21 में से 14.3 तो एडजस्ट हो गया है। कितना अभी अनयूज्ड पड़ा है? 6.7 पड़ा है। क्या लॉसेस पे भी डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है? सर जी कुछ याद आता है? लॉसेस पे डेफर्ड टैक्स एसेट स्टेट में कैसे बनता है? लॉस इनटू रेट 2.345 भी डेफर्ड टैक्स एसेट है। टोटल डेफर्ड टैक्स एसेट कितना हो गया? टोटल डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 6.86 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डेफर्ड टैक्स एसेट का एक लेजर बनवाई। नोट डाउन डेफर्ड टैक्स एसेट क्या था? होपफुली मेरी आवाजें आपको सोने नहीं दे रही हैं। जी ब्रॉड डाउन ढूंढे सवाल में। 10.15 भी वैसे ही पढ़ रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ। बच्चे भी वैसे ही जवाब दे रहे हैं। 10.15 डेबिट बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट 6.86 आ गया। हिम्मत कर दें, लग रहा है एसेट में डिक्रीज आ रहा है। कितना डिक्रीज आ गया मेरे भाइयों? 3.29 चले, ठीक है। क्रेडिट साइड 3.29। एंट्री बता दें। सही कह रही। एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट, ई डेबिट, ए क्रेडिट, बीटी, ई डेबिट, एक्सपेंस एसेट क्रेडिट। ओके सर, उठाएं फिगर, इनकम स्टेटमेंट में जाएं। 3.29 एक्सपेंस डेबिट और अब ब्रैकेट लगेगी इनकम स्टेटमेंट में। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया है। प्रायर पीरियड टैक्स की फिगर लिखवा दें। प्रायर पीरियड टैक्स क्या आया था? 1.05 एक्सपेंस डेबिट हुआ था। टोटल टैक्स इस साल का क्या बनेगा सबको मिला के? ये कितने लोगों ने बताया? काफी है इनके। सब ओके बेटा? लेकिन बेटा कंसंट्रेशन लूज ना कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितना टाइम चाहिए वो है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिकंसिलिएशन स्टार्ट करें। सर जी अगर अपील फाइल करते हैं तो फिर ये नहीं होता। ना करें, खुदा के लिए इस वक्त ना करें। अगर ये होता तो वो होता, वो ना होता तो क्या होता। इस वक्त ना करें, ये रिकंसाइल करें। रिकंसिलिएशन सर। स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 11। टैक्स रेट क्या था? 35%। एक्सपेक्टेड टैक्स बताएं।
अकाउंटिंग पढ़ते हुए कभी कभी लगता है ऐसे जैसे सर फट जाएगा, लेकिन आप टेंशन ना लें, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं फटा, लगता ऐसे ही है। आएगा सर जी, फुल गेम ऑन है। परमानेंट डिफरेंस ढूंढे, परमानेंट डिफरेंसेस ढूंढने। ठीक हो गया। एक बड़ा कैपिटल गेन था एग्जाम, लेकिन रिमेंबर, एक दो फिर सुन ले, बात फाइनल करें अब। टैक्स रेट से मल्टीप्लाई होके टैक्स इफेक्ट नीचे आना, और इनकम अगर है तो लेस होनी है, 0.7 लेस हो जाएगा, 0.70। और कुछ 0.7 ठीक है, और कुछ ठीक है। एक इनएडमिसिबल एक्सपेंस की भी स्टोरी है, लेकिन फिगर बताएं, इनएडमिसिबल एक्सपेंस 9 है या 5 है? हाँ जी, ना अब 9 है ना 5 है, 0.9 नहीं है, 0.5 नहीं है, 0.4 सिर्फ परमानेंट डिफरेंस है। हमारा एक्सपेंस है 0.9, टैक्स वालों ने फ्यूचर में बनाना है 0.5, तो 0.4 डिसअलाउड है परमानेंटली इनटू 35%। आंसर बताएं, 0.4 इंटू 0.35, 0.14। ऐड करूं लेस करूं? ऐड, बिस्मिल्लाह पढ़ के टोटल करें एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस। -0.85 माइनस 0.7 प्लस 0.14। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, वो तो 3.29। भागने की जल्दी नहीं करनी है, बताइए रिकंसाइल हुआ? है? नहीं हुआ बेटा, ये रिकंसाइल नहीं हुआ यार, 4.34 लिखा हुआ। अब बेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, किन चक्रों पड़ गए? मेरा सवाल है 3.29 रिकंसाइल हुआ, ये तो पर 4.34 आ रहा है। ये देखिएगा बच्चे क्या कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 बेटा गौर से जरा बात सुनेगा। ये जिस जमाने में रिकंसिलिएशन बनाई थी, तो टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या था? सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। आपकी ये जो रिकंसिलिएशन है ना, ये सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स से मैच होनी है। प्रायर पीरियड अगर टैक्स होगा तो यहां से मैच नहीं होनी। मैंने आपको ना जानबूझ के डेफर्ड टैक्स के बाद दो लाइनें छोड़ने को कहा था, तो हमारा सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह 3.29 ही है। फॉलो करें मेरी बात? तो अगर कभी प्रायर पीरियड टैक्स हो तो आपकी रिकंसिलिएशन सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स से इंशाल्लाह मैच होगी। तो इसका तरीका सिंपली ये रख लें कि प्रायर ईयर टैक्स अगर इन्वॉल्व है तो उसी बॉक्स में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का भी एक टोटल करके बाद में एक फाइनल टोटल कर लिया करें। पहले एक टोटल करके फिर फाइनल टोटल कर लिया करें। मेरी बात सबको समझ आ गई है? ये रिकंसिलिएशन का टैक्स एक्सपेंस किससे मैच करेगा? सम ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। वो बेटा नील था, करंट टैक्स इस केस में नील था, 3.29 के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैच कर गया है। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज दूर करके उठिएगा।
मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सर? कितने लोगों ने कहा? सबको डन है? सबका डन है? ओके। ये ओके आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा होमवर्क है, इंशाल्लाह कल बात समेट देंगे सारी, एक कंप्रीहेंसिव सा सवाल और करेंगे। प्लीज टाइम पे आइएगा और इररिलेवेंट चीजें ज़हन में ना लाया करेंगे क्लास के दौरान, वो इंशाल्लाह जब मसले आएंगे तो देख लेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी यार। हाँ